उन शब्दों से हमें क्या उन शब्दों से हमें पता चलता है कि यह घटना कब घटित हो चुकी है। यानी कि हमें इससे काल के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार से कालवाचक विशेषण यहाँ पर हमारा पूरा होता है। उसके बाद का दूसरा जो हमारा क्रिया विशेषण अवयव में का दूसरा जो घटक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थान यानी कि क्या, किसे कहा जाता है स्थान? देखिए, जगह को स्थान कहा जाता है, जगह को स्थान कहा जाता है। उसकी परिभाषा देखेंगे हम। जिन क्रिया विशेषणों से स्थान या दिशा की जानकारी देते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जिन क्रिया विशेषणों से क्या होता है, स्थान या दिशा का पता चलता है। स्थान यानी कि जगह, दिशा यानी कि हमारी जो कुछ भी दिशा है, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, उन दिशाओं के बारे में क्या होता है, पता चलता है। उसको क्या कहा गया है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इस प्रकार से कहा गया है। उसके भी उदाहरण देखेंगे। मैं गुन्नाता हुआ ढिस्सा अंदर आ जाता हूँ। देखिए, एक जो व्यक्ति है क्या कर रहा है, एक प्रकार से गुनगुनाता हुआ यानी कि गीत गाता हुआ, ढिठ से यानी कि एक प्रकार से बेधड़क, किसी भी प्रकार का डर न रखते हुए कहाँ जाता है, अंदर जाता है। अंदर जाता है यानी कि घर के भीतर, ऑफिस के भीतर एक प्रकार से जाता है। यानी कि यहाँ पर अंदर यह शब्द स्थान को दर्शा रहा है, कहाँ जाने के, अंदर जाने के। यह शब्द क्या कर रहा है, स्थान को दर्शा रहा है। देखिए, दूसरा वाक्य भी उसी प्रकार का दिया हुआ है। यहाँ पर क्या कहा गया है, अंदर जाकर लगा कि मैं परियों के देश में आ गया हूँ। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा लड़का जो है अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था, और वहां पर जाकर जैसे ही वह उस हॉल में पहुंचता है, जैसे ही वह उस होटल के अंदर पहुंचता है, या वहां पर जाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या है, परियों का देश है। क्या, बहुत सारे वहां पर खिलौने थे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गुब्बारे थे। इसलिए अंदर यह यहाँ पर क्या करता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाता है। चलो, तीसरे उदाहरण में देखेंगे। आपको बताना है, कमरे के बीचों बीच बड़ा सा केक सजा था। इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, कौन बताएगा? चलो देखेंगे। कमरे के बीचों बीच, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। देखिए, यहाँ पर कमरे के बीचों बीच यानी कि मध्य भागी, एक प्रकार से सेंटर में, बराबर है। कमरे के बीचों बीच बड़ा सा केक सजा था। यहाँ पर जो है बीचों बीच, यह क्या है, एक प्रकार से स्थानवाचक को दर्शा रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे जो शब्द है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। कौन कौन से है वह शब्द? इधर, उधर, दाएं, बाएं, निकट, पास, मध्य, किधर, आगे, पीछे, सामने, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर इत्यादि प्रकार के जो कुछ भी, बराबर है, सामने इत्यादि प्रकार के जो कुछ भी शब्द है, वह सभी शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। स्थान यानी कि जगह का, एक प्रकार से दिशा का, ऊपर नीचे इधर उधर, यह क्या करते हैं, दिशा का जो कुछ भी उल्लेख है, उसके बारे में जानकारी है, वह जानकारी यहाँ पर देते हैं। इसलिए उसको क्या कहा गया है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा गया है। नंबर 3 का जो अपना क्रिया विशेषण अवयवों का महत्वपूर्ण घटक है, वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए, परिमाण, परिमाण यानी कि इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। परिमाण यानी कि एक प्रकार से मौजमाप,
परिमाण यानी कि क्या? मौजमाप। हम हर एक घटक का कम अधिक ज्यादा क्या करते हैं? मौजमाप करते हैं। यानी कि जैसे कि हम बहुत सारी वस्तुओं को अलग अलग एककों में क्या करते हैं? तौलते हैं। बराबर है, परिमाण लगाते हैं। 1 किलो शक्कर चाहिए। बराबर है, 1 दर्जन केली चाहिए। 1 किलो टमाटर चाहिए। यानी हमने इसका क्या किया हुआ है? परिमाण किया हुआ है। 1 लीटर दूध चाहिए। 1 किलोमीटर चलते जाओ। एक क्या कहेंगे हम उसको? एक प्रकार से अलग अलग प्रकार के यह क्या है? घटक है। उन घटकों से हमें उसका क्या मिलता है? परिमाण मिलता है। उसके बारे में एक प्रकार सा विशेष मात्रा में एक प्रकार से तौला गया है, प्रकार से ये किया हुआ है, इसके बारे में बताया गया है। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहा गया है? जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण का पता बताता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए, जो क्रिया विशेषण क्रिया क्रिया यानी कि काम, क्रिया यानी कि क्या? काम, उसके परिमाण को बताया हुआ है। परिमाण को यानी कि अब भी बताया मैंने कि उसके जो कुछ भी कम अधिक ज्यादा इस प्रकार के जो कुछ भी शब्द होते हैं, परिमाण बताते हैं, उसकी मात्रा बताते हैं, उसका जो कुछ भी नाप तौल है वह बताते हैं। उसके परिमाण को क्रिया विशेषण अव्यय कहा गया है। जैसे कि श्रीमती जी रात को कम सोई थी। देखिए, सोने की जो मात्रा है ना, वह कैसे है? यहाँ पर कम है। उनकी नींद कैसे हो गई थी? कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनको रात भर नींद ही नहीं आई, लाइट नहीं थी, इसलिए श्रीमती जी रात को कम सोई थी। यहाँ पर कम यह शब्द परिमाण दर्शा रहा है। कैसे? उसकी मात्रा दर्शा रहा है एक प्रकार से, इसलिए इसको परिमाणवाचक शब्द कहा गया है। दूसरा शब्द है जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे। देखिए, जितना पढ़ोगे उतनी उतनी यानी कि यहाँ पर यह शब्द क्या कर रहा है? एक प्रकार से परिमाण बता रहा है। अगर अधिक पढ़ोगे आप, अधिक अगर एक प्रकार से अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो क्या होगा? उसका परिमाण, उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, यह क्या आएगा? अच्छा आएगा। बराबर है। यानी कि यहाँ पर जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे। एक प्रकार से उतनी यह उसकी परिमाण बताने की क्या है? महत्वपूर्ण परिभाषा है, महत्वपूर्ण शब्द है। आगे चलकर तीसरा उदाहरण है, चुप करो कितना बोलते हो। देखिए, यहाँ पर एक प्रकार से कितना यह शब्द परिमाण बोलता है। कोई कोई हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है, हमेशा बातें करते रहता है, यानी कि वह अधिक बोलता है, इसलिए उसका परिमाण बताया गया है। कितना बोलते हो, कितना यह शब्द यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आया हुआ है। इसीलिए इतना, उतना, जितना, कितना, कम बराबर है। जितना, कितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, काफी, केवल, अल्प, अत्यंत, अति, जरा आदि शब्द क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। बराबर है। सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार यस सर डालिएगा। आगे देखेंगे हम। सभी को अगर समझ में आ रहा है तो परिमाणवाचक विशेषण समझ में आ गया है तो यस सर डालिएगा। आगे का जो अपना चौथा घटक है उसके बारे में हम देखेंगे। सिर्फ दो ही लोगों ने कमेंट किया हुआ है। चलो, सभी को समझ में आ रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। चलो, चलो जल्दी जल्दी चलो, देखेंगे कितने हैं, समझता है।
यस। ओके। बहुत बढ़िया, चलो। ओके। हाँ, और एक्सप्लेन दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, परिमाण यानी कि अभी मैंने बताया कि उसकी मात्रा का वहां पर क्या होता है, पता चलता है। मात्राओं का पता चलता है। हम किसी भी वस्तु को, किसी भी अलग अलग प्रकार के घटकों को क्या करते हैं, नाप तौल कर लेते हैं, बराबर है। यानी कि उसका जो कुछ भी मौजमाप है, एक प्रकार से फिक्स है। मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, वह क्या है, निश्चित परिमाणवाचक शब्द है। 1 किलो ही चाहिए तो 1 किलो ही मिलेगा, बराबर है। 1 डजन केली चाहिए तो 1 डजन ही मिलेगा, बराबर है। आगे चलकर, एक प्रकार से रमेश का वजन 80 किलो है, निश्चित परिमाणवाचक है, वह निश्चित है, 80 किलो ही है। अधिक नहीं है या कम नहीं है। मगर यहाँ पर कम, ज्यादा, इतना, उतना, बहुत, थोड़ा, अधिक, काफी, पर्याप्त, केवल, अल्प, अत्यंत, अति, जरा, यह क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित यानी कि इसके बारे में हम सिर्फ कह सकते हैं। मैंने समझो अपने किसी पड़ोसी से कहा, अरे थोड़ा पानी दीजिए। वह ऐसा नहीं कहेगा तुम्हें 1 लीटर चाहिए या 2 लीटर चाहिए, ऐसा कहेगा क्या। वह मेरी जरूरत के हिसाब से, या उसके पास जितना है उसके हिसाब से वह मुझे क्या करेगा, एक ग्लास में तो पानी दे देगा, या 1 लीटर की बोतल में तो पानी दे देगा। वह मुझे क्या करेगा, लीटर के हिसाब से एक प्रकार से पानी देगा, बराबर है। या ग्लास के हिसाब से कम अधिक प्रमाण में वह पानी देगा। यानी कि उसका क्या है, परिमाण जो है, नापतोल, परिमाण यानी की मोजमाप, मराठी शब्दामध्ये सांगितलं तर त्याची जी काही मोजमाप करण्याची पद्धती आहे त्याला परिमाण असं म्हटलेलं आहे। ठीक है, समझ में आ रहा है। बस है इतना। अब भी किसी ने मैसेज किया हुआ था, थोड़ा सा अधिक विश्लेषण की आवश्यकता है बोलकर। समझ में आ गया। ओके। हाँ। ओके, चलो आगे का देखते हैं हम। आगे का जो है वह देखते हैं। हाँ, आगे का जो अपना चौथा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा में बताया गया है, जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या विधि का बोध करवाता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए, बहुत सारी घटना अलग अलग परिस्थिति में होती है, अलग अलग प्रकार से वह घटित होती है, अलग अलग प्रकार से घटित होती है। तो उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा गया है। कि जो क्रिया विशेषण, देखिए, क्रिया करने वाला जो महत्वपूर्ण घटक है उसकी रीति या विधि का बोध कराता है। यानी कि वह घटना किस प्रकार से हो रही है, कौन से एक प्रकार से क्रिया में हो रही है, काम कैसे हो रहा है, उसके बारे में क्या करता है, वह जानकारी देता है। पहला उदाहरण देखेंगे, यानी कि आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण का जो कुछ भी अर्थ है वह समझ में आएगा। देखिए, हमने फटाफट कामों की सूची बनाई। देखिए, यहाँ पर फटाफट, यह उस क्रिया को दर्शा रहा है जो कि रीतिवाचक क्रिया का बोध हो रहा है। कैसे काम किया हुआ है उसने, फटाफट किया हुआ है। हमने कैसे काम किया हुआ है, फटाफट काम किया हुआ है। अभी जो होने वाली टीईटी परीक्षा है उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, फटाफट अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि यह क्रिया एक प्रकार से जल्दी जल्दी में हो रही है, इसलिए फटाफट, यह यहाँ पर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा उदाहरण है, पिताजी ने मुझे तड़ातड़ 2 तमाचे लगाए। देखिए, पिताजी को गुस्सा जब आता है ना, वह
आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, तड़ातड़ यानी कि क्रिया कैसे हो चुकी है यहाँ पर, एक प्रकार से अर्जेंटली हो चुकी है, तुरंत हो चुकी है। एक प्रकार से जैसे ही मुझसे गलती हो गई, जैसे ही मैंने कुछ नुकसान कर दिया, वैसे पिताजी क्या करते हैं, दे तड़ातड़ दो तमाचे लगाते। तमाचे लगाना यानी कि फटकार लगाना। एक प्रकार से यहाँ पर वह हमें मारते हैं, यानी तड़ातड़, यह यहाँ की क्या है, एक प्रकार से रीतिवाचक क्रिया है। देखिए तीसरा उदाहरण है, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। देखिए क्या होने लगा, मैं जोर जोर से क्या करने लगा था, चिल्लाने लगा था। यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर जोर जोर से, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का क्या है, एक प्रकार से उदाहरण है। इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। कौन कौन से है इसके बारे में बताऊंगा मैं। ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, जल्दी, धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, अनायास, एकाएक, कदाचित, शायद, चुपचाप, ध्यान पूर्वक, एक प्रकार से विनय पूर्वक, झटपट, चुपके चुपके, भांति, तरह, मत आदि। यह सभी शब्द मैं धीरे धीरे भाग रहा था बराबर है। एक प्रकार से वह जो कुछ भी घटना है कैसे हो रही थी, धीरे धीरे हो रही थी। उसकी रीति का, परिमाण का क्या हो रहा है यहाँ पर पता चल रहा है, कैसे भाग रहा था, धीरे धीरे भाग रहा था। इसलिए यहाँ पर एक प्रकार से जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद का अपना मुख्य अव्ययों में का जो दूसरा भेद है, समुच्चय बोधक अव्यय, उसके बारे में बताया गया है। मुख्य अव्ययों में का जो दूसरा प्रकार है उसके बारे में बताया गया है, समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए उसकी व्याख्या देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय की, जो शब्द जो शब्द दो शब्दों को, दो वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन जैसे शब्दों को समुच्चयवाचक शब्द या समुच्चयवाचक बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए दो शब्द, दो वाक्य या दो उपवाक्य, इनको जोड़ने के लिए जो शब्द वाक्य में आते हैं उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहा गया है। समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि क्या, उनको जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहा गया है। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि समुच्चय बोधक अव्यय में इनका उपयोग किया जाता है। देखिए पहला जो उदाहरण है उसमें पता चलता है, मोहन ने 10वीं में हिंदी और अंग्रेजी में ज्यादा अंक लिए। देखिए दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य यहाँ पर और यह शब्द कर रहा है बराबर है। कौन सा शब्द कर रहा है यहाँ पर, और यह शब्द कर रहा है, इसलिए और यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है बराबर है। दूसरा उदाहरण है, उधर की अदालत में बच गए पर यहाँ नहीं बच पाओगे। देखिए पहली अदालत में जो होती है ना, वह जिला लेवल की, तालुका लेवल की, वहां पर आप क्या हो गए, बच गए हैं। मगर यहाँ की अदालत में आप बच नहीं कर पाओगे। यानी कि यहाँ पर यह क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। उससे हमें दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य हो रहा है। यानी कि पहला वाक्य कौन सा है, उधर की अदालत में बच गए बराबर है, यहाँ पर एक वाक्य पूरा हो गया है। दूसरा वाक्य, यहाँ नहीं बच पाओगे, यह दूसरा वाक्य है, मगर इस दूसरे वाक्य को पहले वाक्य से संबंध दर्शाने का कार्य पर यह शब्द कर रहा है। उधर की अदालत में बच गए पर यहाँ नहीं
बच पाओगे। यानी कि पर शब्द से हमें समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा उदाहरण है, सूरज निकला लेकिन प्रकाश घर में नहीं आया। देखिए, सूरज और यह प्रकाश दोनों भी इंसानों के नाम भी हो सकते हैं, मगर हमें उन सूरज और प्रकाश के बारे में नहीं देखना है जो कि इधर उधर घूमते हैं। जो कि सूरज कौन सा है? हर रोज हमें नई दिशा, नया दिन दिखलाने वाला जो सूरज है, सूर्य है, बराबर है, जो रवि है, उसके बारे में यहाँ पर यह वाक्य कहा गया है। सूरज निकला, एक वाक्य पूरा हो चुका है। हम कभी कभी कहते हैं ना, अरे सूरज निकला है, अभी तक सो रहे हो। यानी कि यहाँ पर सूरज निकला, यह एक वाक्य है। लेकिन देखिए, दूसरा जो वाक्य है जोड़ने के लिए लेकिन शब्द का उपयोग किया गया है। लेकिन प्रकाश घर में नहीं आया। कभी कभी क्या होता है, सूरज निकलता है मगर उसकी जो रोशनी है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो उजाला है, घर में नहीं आ पहुंचता। इसलिए लेकिन शब्द से हमें यह समुच्चय बोधक अव्यय है, इसके बारे में पता चलता है। और एक उदाहरण, मैंने उसे पैसे दिए क्योंकि उसे जरूरत थी। देखिए यहाँ पर क्योंकि यह शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। क्योंकि यानी कि मैंने उसे पैसे दिए, यहाँ पर एक वाक्य पूरा होता है। क्योंकि क्योंकि यह शब्द संबंध दर्शा रहा है, वहां पर समुच्चय बोधक का एक प्रकार से क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। उसे जरूरत थी, बराबर है, उसे क्या थी, जरूरत थी। और एक वाक्य, मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा। चलो, इस वाक्य को कौन बताएगा कि मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा? इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुंचा, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय से 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 देखिए, यहाँ पर वाक्य को पूरा करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए क्या किया हुआ है, दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से, बराबर है, से शब्द से क्या किया हुआ है, एक प्रकार से इस वाक्य को जोड़ा गया है। या के साथ यह भी आता है, यहाँ पर के साथ यह भी आता है। मैं अपने परिवार के साथ, बराबर है, बराबर है, इंदौर से, बराबर है, इंदौर से गोवा पहुंचा, दो वाक्यों को, मगर के साथ यह यहाँ पर भी आता है। इस प्रकार के भी वाक्य यहाँ पर आते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ शब्द इस प्रकार के हैं, किंतु, तथा, पर, इसलिए, अगर, मगर, क्योंकि, कि, तो, नहीं तो, इत्यादि प्रकार के जो शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय में दर्शाए जाते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में और, पर, लेकिन, यह दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए इन शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहा गया है। चलो, समझ में आ रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय समझ में आ गया तो ये सर डालिएगा, आगे का लेंगे हम। समुच्चय बोधक अव्यय अगर आपको समझ में आ गया है तो यस सर कहिएगा, आगे का लेंगे हम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा जो अपना एक प्रकार से
अव्ययों में का महत्वपूर्ण घटक है वह है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा जो है कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। देखिए, संबंध किसे कहा जाता है? संबंध यानी कि रिश्ता जोड़ना, बराबर है। एक दूसरे के साथ क्या करना? रिश्ता जोड़ना, एक दूसरे के साथ अपना नजदीकी बनाना, बराबर है। उसको हम क्या कहते हैं? संबंध बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर व्याख्या में दिया गया है, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध दूसरे वाक्यों में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ सूचित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, इनमें थोड़ा सा ही फर्क है, थोड़ा सा ही एक प्रकार से अंतर है। यहाँ पर क्या कहा हुआ है? जो अव्यय यानी कि जो अविकारी शब्द है वह विकारी शब्दों के साथ, विकारी शब्द यानी कि क्या? संज्ञा सर्वनाम, यह कैसे शब्द है? विकारी शब्द है। उनके बाद में आता है, बराबर है, उनके बाद में आता है और उनका संबंध दूसरे शब्दों के साथ सूचित करता है, उसको एक प्रकार से संबंध बोधक अव्यय एक प्रकार से कहा गया है। इसको पहचानना बहुत ही आसान है, इसको पहचानना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? यह हम उदाहरण के तौर पर एक प्रकार से देखेंगे। देखिए, पहला जो उदाहरण है इसमें बताया गया है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देखिए, यहाँ पर कहा गया है संज्ञा और सर्वनाम के एक प्रकार से बाद में आकर उसका संबंध दर्शाते हैं। यहाँ पर क्या है? संज्ञा कौन सा शब्द है? आंखें शब्द है, बराबर है, आंखें शब्द है। तो उसके बाद में कौन सा शब्द आ रहा है? सामने। सामने यह शब्द क्या हो रहा है? यहाँ पर आ रहा है, सामने अंधेरा छा गया, यानी कि यहाँ पर आंखों का संबंध अंधेरे से दर्शाया जा रहा है। किसका संबंध? आंखों का संबंध अंधेरे से बताया जा रहा है, इसलिए सामने यह शब्द संबंध बोधक अव्यय में एक प्रकार से आता है। दूसरा एक शब्द है, दूसरा एक उदाहरण है, वजीर दो नौकरों के साथ लौटा। देखिए, वजीर दो नौकरों के साथ लौटा। वजीर यानी कि जो प्रधान होता है, जो राजा का सेनापति होता है, वह दो नौकरों के साथ आ जाता है। यानी कि यहाँ पर संज्ञा यह वजीर बताया गया है, बराबर है, और नौकरों के साथ यह यहाँ पर एक प्रकार से सर्वनाम में बताया गया है, तो यहाँ पर के साथ, बराबर है, साथ यह शब्द एक प्रकार से संबंध दर्शा रहा है। तीसरा जो उदाहरण है, कुछ देर के बाद हम मंदिर में गए। देखिए, बाद यह शब्द एक प्रकार से क्या कर रहा है? सर्वनाम के बाद वह एक प्रकार से संबंध दर्शा रहा है। बाद यह शब्द एक प्रकार से यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है। अभी मैंने आपको कहा था कि संबंध बोधक अव्यय पहचानना बहुत ही आसान है। इसका एक क्या है, एक प्रकार से जानकर लीजिएगा। के शब्द होने के बाद जो शब्द आता है, देखिए, हर एक वाक्य में, हर एक वाक्य में क्या? के शब्द होने के बाद जो शब्द आता है लगकर, वह संबंध बोधक अव्यय है, बराबर है। उसकी आंखों के सामने, बराबर है। वजीर दो नौकरों के साथ, के साथ। कुछ लोग, कुछ देर के बाद यानी कि यहाँ पर के शब्द के बाद में जो शब्द एक प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, उसको संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार के
खाना खाने के बाद हम घूमने गए, बराबर है। इस प्रकार के जो कुछ भी अलग अलग प्रकार के एक प्रकार के शब्द है, उसका उच्चारण क्या किया जाता है, इसमें आता है। कौन कौन से शब्द है फिर? देखिए, सामने, साथ, पास, बाद, यह शब्द यहाँ पर एक प्रकार से संबंध दर्शाने में आते हैं। तो संबंध सूचक अव्यय के पहले के यह क्या आती है? विभक्ति आती है। के यह यहाँ पर विभक्ति आती है, और उससे हमें संबंध बोधक अव्यय का पता चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, आखिर का जो हमारा अव्ययों में का महत्वपूर्ण घटक है, वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय यानी कि मराठी में का उद्गार वाचक, बराबर है। तो यहाँ पर एक प्रकार से विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में जानकारी लेंगे। जो अव्यय शब्द मानव के मन के भाव, सुख हो, दुख हो, भय, आश्चर्य, नवल आदि को सहज रूप से प्रकट करता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा में बताया गया है, जो अव्यय शब्द यानी कि उसमें का महत्वपूर्ण शब्द मानव के क्या करता है, भावनाओं को सूचित करता है। मानव की अलग अलग प्रकार की जो परिस्थिति है, उसकी परिस्थिति को दर्शाता है। यानी कि वह सुख में है क्या, वह दुख में है क्या, उसको भय लग रहा है क्या, उसे आश्चर्य हुआ है क्या, इत्यादि प्रकार की जो भावनाओं को प्रकट करता है। प्रकट करना यानी कि सामने लाना, बराबर है। तो उसको विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। यह अव्यय शब्द वाक्य के प्रथम आते हैं, और शब्दों के सामने, देखिए यहाँ पर शब्दों के सामने विस्मयादि बोधक का जो चिन्ह है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। कौन सा है यहाँ पर? यह विस्मयादि बोधक चिन्ह का एक प्रकार से यह चिन्ह है। तो यहाँ पर उसको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर उससे हमें पता चलता है कि एक प्रकार से वह क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, बराबर है। हम्म तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यह जो, हाँ, चलो इसको रिटर्न करना है तो, अच्छा, हाँ, चलो, वाक्य में इसका क्या हो? सर तुमचं माईक म्यूट झालंय, तर माईकला हे करा, अनम्यूट करा. ओके ओके, झालंय अनम्यूट. हाँ, ओके। तो चलो, तो इसके बारे में हम देख रहे थे। वाक्य में इसका क्या होता है, स्वतंत्र रूप से स्थान होता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए, पहला जो उदाहरण है, ओह कितना प्यारा बच्चा है। यानी कि यहाँ पर हमें ओह यह शब्द क्या बता रहा है, उसकी भावनाओं को बता रहा है। वह आनंदित होकर, एक प्रकार से खुश होकर क्या कर रहा है, उस बच्चे की तारीफ कर रहा है। यानी कि यहाँ पर अव्यय शब्द मानव के सुख को दर्शा रहा है, इसलिए ओह शब्द यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय। छी, कितनी गंदगी फैली हुई है। देखिए यहाँ पर एक प्रकार से घृणा, घृणा यानी कि उसके बारे में जो कुछ भी द्वेष है हमारे मन में, जो कुछ भी हमारे मन में बुरे विचार है, उसको क्या हो रहा है, छी यह शब्द से प्रकट किया जा रहा है।
इसलिए छी यह शब्द यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय। तीसरा है वाह क्या सुंदर फूल है, यानी कि वह एक प्रकार से सुख की जो कुछ भी परिभाषा है वह प्रतीत कर रहा है। आगे का है हाँ उत्कारवाचक चिन्ह बराबर। नंबर 3, अरे तुम यहाँ कब आए। देखिए यहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो रहा है। कभी कभी हमें कोई तो अपना पहचानत का व्यक्ति कहीं अन्य जगह पर मिलता है तो हमें आश्चर्य होता है, अरे तुम मुंबई कब आए। यानी कि एक प्रकार से अरे शब्द से हमें पता चलता है कि यह विस्मयादिबोधक अव्यय है। बाप रे कितना बड़ा सांप, यानी कि यहाँ पर एक प्रकार से आश्चर्य जो है, नवल जो है क्या होता है, प्रतीत होता है। इसी प्रकार से ऊपर दिए गए वाक्यों में ओह छी अरे बाप रे इन शब्दों के माध्यम से मानो के भाव प्रकट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक प्रकार से विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया विस्मयादिबोधक अव्यय। ओके ओके ओके, सर को मैं यह सभी पीडीएफ जो है भेज दूंगा। सर आपको भेज देंगे। सभी को समझ में आ गया विस्मयादिबोधक अव्यय। इसके जो कुछ भी सवाल है वह हम आगे की तासिका में देखेंगे। ठीक है, ओके मैडम, थैंक यू, धन्यवाद।